अभी तक की जो एडवाइजरी थी 22-23 तक की एडवाइजरी थी, इन्होंने उसको रिप्लिका कर दिया है कि इस तरह के आईटीसी को आप टेबल 8C में दिखाइए और टेबल 13 में दिखाइए। मतलब उन्होंने ये कंसिडर नहीं किया, 2A से 2B हो गया है। हाँ हाँ, उन्होंने कंसिडर नहीं किया है। तो नमस्ते जतन सर एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन है वो इसीलिए रखा गया है क्योंकि एक एडवाइजरी आ गया GST 9 को कैसे भरना है, और हमने जो डिस्कस किया था जतन जैन सर के साथ वो ये था कि 6B 6M, तो 6B की जगह 6M को यूज करना है अगर रिक्लेम वाला है तो। लेकिन ये एडवाइजरी ने सारा कुछ जो हमने डिस्कस किया था उससे एकदम अलग बातें कह रहा है। तो अब सवाल ये है कि वो एडवाइजरी को मानना है या नहीं मानना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है या नहीं चलना है। तो ये सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे जतन जैन सर। तो अगेन वेलकम यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर ओवर टू यू सर। सर पहले तो ये एडवाइजरी जो इशू हुई है सर, किसके थ्रू हुई है? हाँ, ये टीम GSTN के थ्रू। GSTN के थ्रू हुई है, ठीक है। तो ये एडवाइजरी की कोई लीगल बैकिंग तो है नहीं। करेक्ट। नंबर 2, ये एडवाइजरी है, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं। एडवाइजरी है, इंस्ट्रक्शंस नहीं है ये। इंस्ट्रक्शंस नहीं है। हाँ, जैसे फॉर्म में हमारे पीछे इंस्ट्रक्शंस होता है तो वी आर सपोज टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शंस, लेकिन ये सिर्फ एडवाइजरी है। ओके, ठीक और है। ये भी टीम GSTN के थ्रू है। तो इन्होंने अपनी तरफ से मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट सब कुछ वीडियोस देख रहा था, तो लोगों ने इसको सिंपली लिटरली इंटरप्रेट इंग्लिश टू हिंदी कर दिया है। लेकिन ये अगर एडवाइजरी को हम फॉलो करेंगे तो हमारा 9 जो है टोटली मैच हो जाएगा अगर इस एडवाइजरी को फॉलो करते हैं। एटलीस्ट एडवाइजरी को फॉलो करते हैं तो GST 9 मैच हो जाएगा। नहीं, मैच हो जाएगा, बिल्कुल मैच हो जाएगा। मैच। हाँ। ओके ओके। तो 1 to 4 तो बिल्कुल ही एब्सर्ड है इनकी। तो हम पॉइंट वाइज पॉइंट हम कवर करते हैं इसको। सर एक बात जानना चाह रहा था कि एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक बात हमें समझना है, GSTN में जो भी ऑफिसर बैठते हैं दे आर ऑल फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, डेप्यूटेड फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, एंड ओवरऑल some premium intelligent officers only they have deputed to central government, this GSTN. They are not independently appointed by GSTN. सर आप इस एडवाइजरी को देखेंगे तो आप अभी हम डिस्कस करते हैं तो आप इंश्योर हो जाएंगे कि इनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर इस एडवाइजरी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सर, एक बात जानना, एडवाइजरी नंबर 2 एंड एडवाइजरी नंबर 5 अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है और एब्सोल्यूट कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैं बात करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस। अच्छा सर एक चीज, ये एडवाइजरी बाइंडिंग कब हो जाता? मतलब ये GST अगर CBIC सर्कुलर के थ्रू इशू करता तो बाइंडिंग हो जाता, या फॉर्म में इंस्ट्रक्शन के रूप में आता तो बाइंडिंग हो जाता? जैसे अगर इसकी हायरार्की देखें तो जैसे एक प्रेस रिलीज आती है अगर CBIC के थ्रू, तो प्रेस रिलीज की कोई लीगल बाइंडिंग तो है नहीं। हाँ, उसी तरीके से एडवाइजरी है, इसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। ये केवल फैसिलिटेटर टूल उन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपको जो कंफ्यूजन है, जितनी क्वेरीज रेज हुई थी उनके लिए उन्होंने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो ये एडवाइजरी जो इशू हुआ है वो CBIC के ऑफिसर्स के डायरेक्शन से हुआ होगा? GSTN इंडिपेंडेंटली इशू कर सकता है क्या? सर GSTIN में भी ऑफिसर्स ही होते हैं, लेकिन इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है। एडवाइजरी इनके काफी टिकट्स रेज हुए थे इन सारे पॉइंट्स को लेके। हाँ, तो उन्होंने एक एडवाइजरी इशू कर दी। इस एडवाइजरी की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, इसकी बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं है बिल्कुल भी। हमें इसको फॉलो करे या ना करे हमारी अपनी कॉल है। इसके चलते हमारे को कभी भी कोई नोटिस नहीं आ सकता कि आपने उस एडवाइजरी को फॉलो नहीं किया। मतलब सेक्शन 164 में जो रूल सर्कुलर्स का पावर दिया गया वो उस पावर को यूज नहीं किया गया, इसीलिए लीगल बैकिंग नहीं है। करेक्ट है? नहीं जी। अरविंद जी आप कुछ कह रहे थे? सर मैं क्या कह रहा था, सी द ऑफिसर्स आर ऑल डिप्यूटेड फ्रॉम वेरियस स्टेट्स लाइक बिहार, झारखंड, दिल्ली. Those people only, some premium officers means those who are very intelligent, state will depute to GSTN, and they are not independent. They are all from various VAT or GST or central or state officers sitting over in GSTN. Okay. सर हम उनके इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम केवल इस एडवाइजरी पे क्या एनोमली है उसको डिस्कस कर। नहीं तो अरविंद जी आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि GSTN में ये जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उन्होंने ये एडवाइजरी बिना CBIC के, बिना GST काउंसिल के रिकमेंडेशन, बिना सेक्शन 164 के यूज किए हुए इशू कर दिया? नहीं सर, they would have discussed it. I don't know, the way of issuing may be in a hurry, they might have issued, but they will discuss everything and then only they will issue.
या फिर जब वो पोर्टल पे टू बी कर रहे होंगे तभी कुछ कुछ डिस्कशन हुआ होगा? सर काउंसिल का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है प्रोसीजरल एस्पेक्ट के ऊपर। ओके ओके। वो लॉ फ्रेमिंग अथॉरिटी है, तो हाँ। इसके लिए तो ये सब इससे ये पॉइंट्स डिस्कस नहीं होते हैं। ये तो केवल एक फॉर्म में हमें कैसे डाटा इनपुट को फिल करना है, ओके। केवल उसके लिए एक एडवाइजरी। ठीक है। करते हैं सर, इसको डिस्कस ठीक है करते हैं। सर, ठीक मतलब है। हमें उसको क्वेश्चन नहीं करना है उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर, हमें अपना पॉइंट रखना है। ठीक है ना सर? ठीक है। तो ये पहला पॉइंट सर, हमारे किसी भी जो हमने पहले डिस्कस किया था उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। हाँ। वो वही है कि जो मेरी आप इसके लास्ट पेज पे, ये कल का वो है सर, ठीक है सर? कल का नहीं है। अच्छा, कल लेटेस्ट है जो आपने दिया। देखिए लास्ट का पैराग्राफ जो आपने लास्ट पैराग्राफ देख लीजिए एक बार सबसे हाँ। पहले। नहीं, इसके बाद भी है। इसके बाद भी एक है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए, ठीक है, वो बाद में चलिए। ठीक है सर, ये पहला पॉइंट ये कहता है कि जो इनवॉइसेस मेरे मार्च से पर्टेन करते हैं, हाँ। ठीक है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन सप्लायर ने अप्रैल ऑनवर्ड्स बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ नवंबर उसने अपलोड किया। Invoices having the date of financial year 23-24, but the supplier has reported the GSTR1 after the due date of March 24. As a result, this amount is not auto-populated in table 8A of 9 of the financial year 24-25. Because of this part of the next year of GSTR2B. क्योंकि नेक्स्ट ईयर के 2B में आएगा। हाँ, तब आएगा। हाँ, तो इनका कहना है कि हाउ टू रिपोर्ट सच ITC इन GSTR 9 ऑफ 23-24। तो अभी तक की जो एडवाइजरी थी 22-23 तक की एडवाइजरी थी, इन्होंने उसको रिप्लिका कर दिया है कि इस तरह के आईटीसी को आप टेबल 8C में दिखाइए और टेबल 13 में दिखाइए। मतलब उन्होंने ये कंसिडर नहीं किया 2A से 2B हो गया है। हाँ, उन्होंने कंसिडर नहीं किया है, तो वो उसका कोई लॉजिक भी नहीं दिया है, उन्होंने दिया। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो होगा क्या सर, हमारे 8D में डिफरेंस आएगा, ये सभी को वेरी क्लियर है, क्योंकि 8A में आ नहीं रहा है और 8C में मैं दिखा रहा हूँ। टैक्स पे अच्छा सर, इसको ना एक बार पहले क्या था कि 2A के चलते वो आईटीसी नेक्स्ट ईयर रिफ्लेक्ट हो रही है, वो 2A के चलते तो 8A में आ जाता था। अब आप फॉर्म खोल लीजिए 8A, वो यहाँ 8A में ऑटो पॉपुलेट होके, क्योंकि 2A था पहले तो ऑटो पॉपुलेट होके आ जाता। हाँ। तो जो हमने आईटीसी इस साल अवेल की है वो 8B में शो कर देते थे, जो आईटीसी हम नेक्स्ट ईयर अवेल करते थे वो 8C में शो करते थे। चूंकि हमें रिकंसिलेशन 8A इक्वल टू 2A से करना होता था, इसलिए हमें वो प्रोसीजर फॉलो करना होता। अब चूंकि इन्होंने भी ये माना कि आईटीसी आपकी क्रिस्टलाइज तभी होगी जब वो 2B में रिफ्लेक्ट होगी, इसलिए इन्होंने फॉर्म को चेंज किया और टेबल 7 में जो ऑटो पॉपुलेट हो, टेबल 8 में जो ऑटो पॉपुलेट होकर फिगर आ रही है 8A में, वो 2A की जगह 2B से कर दिया कि अब आपको 2B से रिकंसाइल करना। तो अगर 2B से रिकंसाइल करना है तो 2B में तो लेस फिगर आ रही है, मार्च की फिगर आ नहीं रही है। हाँ, क्योंकि वो अप्रैल में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो मैं 8C में तो 8C में तो ले नहीं सकता, 8B में ले नहीं सकता, क्योंकि करंट ईयर में मैंने अवेल किया नहीं। मैं इसको ना 8B में मैं शो नहीं कर सकता, 8C में जैसे ही शो करता हूं तो 8D में डिफरेंस आ जाएगा। तो 8D में डिफरेंस आएगा, तो हमारा जो पर्पस था, इस तरह की अगर इस एडवाइजरी को हम फॉलो करते हैं तो 99.99% चांसेस है कि हमको ये एक नोटिस आएगा जिससे हमें ये डिफरेंस को एक्सप्लेन करना है। ठीक बात। हमारे पास सफिशिएंट रीजन है, हम एक्सप्लेन कर भी सकते हैं, क्योंकि हमें फिर 2A को अगेन हमें फिर कंसिडर करना पड़ेगा। करेक्ट। हमें 2A से वो हाईलाइट करके वो एंट्री बतानी पड़ेगी कि ये हम नेक्स्ट ईयर लिए। हाँ। तो अगर हम अपनी ओरिजिनल कॉल पे ले कि अगर हमारी आईटीसी जब क्रिस्टलाइज होगी हम उसी ईयर में लेते हैं, तो ये नोटिस अवॉइड भी होगा और हमारी कोई फॉर्म जो इन्होंने 2B से रिकंसिलेट, ये केवल फॉर्म रिकंसिलेशन है, तो मैं रिकंसाइल करने में भी कैपेबल हो गया, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईयर भी तो 2B रिकंसाइल करना है। तो नेक्स्ट ईयर में 2B में कैसे रिकंसाइल करूंगा? वहां पे आईटीसी लैप्स में चला जाएगा, क्योंकि वहां वो आईटीसी 2B में वो आया और मैं उसको शो नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि पिछले साल की आईटीसी है जो मैंने लास्ट ईयर ही ले ली, तो टेबल 13 में दिखाई है। तो ये एनामोली रहेगी इस एडवाइजरी को अगर हम फॉलो करते हैं तो मेरा सजेशन तो यही है कि हम इसको नेक्स्ट ईयर ही शो करें अगर टेबल 8C में दिखाते हैं। दूसरा अल्टरनेट वे ये है कि हम टेबल 13 में शो कर दे, 8C में शो ना। अच्छा, ये वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब नेक्स्ट ईयर दिखाते हैं ना तो उसको टेबल 13 से भी फिगर फैच करता है कि आपने उधर दिखाया कि नहीं। कहाँ कैच करें?
मतलब जब स्क्रूटिनी होता है या फिर अपना जो असेसमेंट होता है या फिर अपना जो ऑडिट होता है, अब इसमें अगर आप ऐसा दिखाएंगे ना, नहीं अगर ऐसा दिखाएंगे तो आपका अगर टेबल 13 में शो कर देंगे और 8C में शो नहीं करेंगे वो भी नोटिस आएगा। बेसिकली नोटिस अवॉइड करना है। तो 13 में भी ना दिखाए और मतलब मैं तो उसी कॉल के साथ हूँ हाँ कि हम नेक्स्ट ईयर ही दिखाएं, क्योंकि आईटीसी मेरे हिसाब से तो अभी भी मेरा वर्जन स्टैंड करता है कि अब तो- क्रिस्टलाइज ही नेक्स्ट ईयर हो रहा है। यस यस, लॉ क्लियर है कि 2B के हिसाब से चलना है, तो फिर हम 2B के हिसाब से ही चलेंगे। नहीं, और फिर इशू कहाँ है सर इसमें? मेरा पर्पज रिकंसाइल करना है, मैं रिकंसाइल करके दे रहा हूँ ना आपको। हाँ 2B से रिकंसाइल करना है, और अगर 2A से अगर डिफरेंस आ गया तो फिर से 2A डाउनलोड करके उसको फिर से अफसर के पास जाना पड़ेगा। वो आपको जाना ही पड़ेगा हर केस। मतलब अगर मैं इस एडवाइजरी को फॉलो करूं तो क्या मुझे एक्सप्लेन नहीं करना होगा? करेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर मैं इस तरह की कॉल लूं जिससे मुझे हर केस में एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़े? क्योंकि ये केसेस तो होंगे ही हमारे पास, बहुत सारे आईटीसी ऐसे हैं जो मेरे अप्रैल में आ रहे हैं, एक बात करंट फाइनेंशियल ईयर के। नेक्स्ट सर। यस हाँ, अब ये देखिए, ये इसको देख के समझ में आता है कि एडवाइजरी का लेवल क्या है। ये कहते हैं कि अगर आपने सेम ईयर में 180 डेज में आईटीसी रिवर्स किया, हाँ, और उसको रिक्लेम कर लिया नेक्स्ट ईयर, ठीक है, रूल 37 में। हाँ, सर इसका बैकग्राउंड यही है कि मैं कोई भी आईटीसी अगर मैं किसी क्रेडिटर को पेमेंट 180 डेज में नहीं करता हूं तो मुझे रिवर्स करना होगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, और मैं उसको रिक्लेम तभी कर सकता हूं जब मैं सप्लायर को पेमेंट कर देता हूं, तो मैं रिक्लेम कर। सर इन्होंने एग्जाम्पल में 24-25 ही क्यों लिखा है, 25-26 क्यों नहीं लिखा है, 26-27 क्यों नहीं लिखा है? तो मैं पेमेंट कभी भी कर सकता हूँ। तो ये 24-25 लिख के इन्होंने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया है। अब देखिए, इन्होंने एडवाइजरी दी है कि इसको आप 6H में शो करिए। इशू का कंटेंट सबको समझ में आ गया। इशू हाँ, वो भी गलत है ना, बिकॉज 8-6 is saying only the same previous year it is reclaimed। नहीं, अब इसका रिजल्ट क्या होगा सर? 6H में जैसे ही ऐड करेंगे तो 6B प्लस 6H डिफरेंस एक्सीड कर जाएगा 8A से। बिल्कुल डिफरेंस आएगा। 8A है करंट ईयर का आईटीसी, B2B, GSTR 2B, और 6H जो है वो ऑब्वियसली बात है कि इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। 6H तो बन ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। 6M ये एब्सर्ड एडवाइजरी है। 6H को हो सकता है इन्होंने टाइपोग्राफिकल एरर है, 6M अगर लिखते तो भी एक बार हम इसको कंसिडर करते, और हमारी कॉल यही है कि हमको 6M में दिखाना है, क्योंकि दिस रिक्लेम आईटीसी शैल बी रिपोर्टेड इन टेबल 6M अगर मैं कर दूं तो ये हार्मोनस बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हम तो 6M ही लेने वाले हैं सर, क्योंकि दिस इज लाइन विद द इंस्ट्रक्शन नंबर टेबल 13। कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है किसी भी इंस्ट्रक्शन, क्योंकि आईटीसी रिक्लेम करना, आईटीसी जो अपने आप में है वो डायनामिक है। आईटीसी कभी भी इनएलिजिबल हो सकता है, कभी भी आईटीसी मेरा एलिजिबल हो सकता है। जब एलिजिबल होगा तो वो उस करंट ईयर के लिए एलिजिबल होगा, और चूंकि वो किसी भी क्लॉज में कवर नहीं हो रहा है तो 6M में कवर होगा। अच्छा, क्योंकि सर इसको 6H में डालते ही ये टोटल चला जाएगा उठ के 8B में। तो 8B को तो फिर मैं वहीं खड़ा हो गया जहां से शुरू किया था, मेरा रिकंसिलेशन डिफीट हो जाएगा पर्पस। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कोई जूनियर ऑफिसर ने बना दिया और सीनियर ऑफिसर ने इसको है ना फिर से वो जो सर ये जो क्लॉज 2 है ना, ये क्लॉज 2 तो अगर ये क्लॉज 1 होता तो हम एडवाइजरी आगे नहीं पढ़ते शायद, क्योंकि इतनी एब्सर्ड है ये लिखा हुआ कि 6H में शो कर रहा है। 6H तो कहीं से दूर दूर तक रेलिवेंस नहीं है। वो रिक्लेम वर्ड को ही पकड़ लिया इन्होंने 6H में जो लिखा। तो रिक्लेम के लिए उन्होंने खुद ही एक्सप्लेन किया है टेबल उसमें 5 में। इसी का जो 5 इशू किया है उन्होंने साफ ही समझाया है हमें भी कि आप दोनों में से एक ही जगह दिखाएंगे और 6H में दिखाएंगे, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर का ही है। देखिए 6H, इसीलिए मैंने उसमें कोई ऑब्जर्वेशन भी नहीं बनाई। देखिए सर इसको रीड आउट करिए क्या लिखा हुआ है। Where to report the reclaim of ITC of an invoice which belongs to 23-24 and which is claimed, reversed and reclaimed in the same year. As already clarified by CBIC press release 3rd July in para K, it may be noted that label in 6H clearly states this information. Declared in table 6H is exclusive of table 6B. Therefore, information of such ITC is to be declared in one of the rows only. Further, as the claim and reclaim is reported only in one row, therefore the same should not be। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये 6H तभी करना है जब क्लेम, रिवर्स एंड रिक्लेम इन द सेम ईयर हो, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है 6B से, तो 6B बता किसी एक रो में ही दिखेगा, यानी 6B में नहीं दिखेगा फिर। हाँ हाँ, और इनका बताने का पर्पज है कि इसको टेबल 7 में नहीं शो करना है कहीं, जो आप
हाँ, कि रिवर्स सेम ईयर कर लिया तो पहले हाँ दिखाओगे फिर रिवर्स करोगे, क्या मतलब है? हाँ ठीक है ना, तो वो नहीं करना है। तो ये इनको इतनी क्लैरिटी अगर इस पैरा नंबर 5 में है, तो पैरा नंबर 2 में इन्होंने इतनी अनामोली क्यों दे दी? करेक्ट, करेक्ट। तो अब इसमें सर कोई इशू है कुछ? किसी को कुछ कहना, बताइए। अब 3 में आ जाइए। हाँ, सर मैं एक बात बोलूं, हाँ, हाँ सर। गोपाल जी। हाँ, सर ये एक्चुअल में कोई ऑफिसर नहीं है, जीएसटी इन्फोसिस के कोई स्टाफ ने इसको डिजाइन किया है, क्योंकि बहुत सारे क्यूरीज टिकट रेज हुए थे, उसके बेसिस में उन्होंने एक तो रिप्लाई दे दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये मेरे को नहीं लग रहा है इसकी कोई बैकिंग सीबीआईसी से भी है। हो सकता है कोई ऑफिशियल प्रोटोकॉल होगा जिससे वो करते होंगे, लेकिन इसमें लग ही नहीं रहा सर, इसमें इंटेलिजेंस तो बिल्कुल भी कहीं से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। सर ये कॉल सेंटर के जो स्टाफ है ना, उन्होंने डिजाइन किया। अगर उन्होंने किया है सर तो हाँ। नहीं, लेकिन देखो उसमें कॉल सेंटर ने भी डिजाइन किया है, तो आप अगर इसका पैरा 5 देखिएगा तो कितना इंटेलिजेंटली इन्होंने बनाया है पैरा 5, जिसको अभी हम रीड कर रहे थे। उन्होंने प्रेस रिलीज का भी रेफरेंस लिया है। सही बात है। तो उनको नॉलेज तो है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपोजर शायद नहीं है, या फॉर्म का जो बैकग्राउंड में जो उनकी सैंक्टिटी है या उनका जो पर्पस है वो शायद वो उन्होंने उसको फील नहीं कर पाए। एनीवे सर, हमको मतलब मुझे नहीं लगता कि हमारा पर्पस वही है जो पहले दिन था, कि हमें अननेसेसरी के नोटिसेस को अवॉइड करना है और हमें रिकंसिलेशन ऐसा प्रॉपरली बना के रखना है जिससे हमारे लिए फॉर्म फिल करना इजी होगा। पैरा नंबर 3 सर, ये भी उसी तरह की बात है कि गुड्स नॉट रिसीव हुए लेकिन टू बी में आ गया। अब सर अब ये कहता है कि एज पर गाइडलाइन ऑफ द सर्कुलर 170 सच आईटीसी इज रिक्लेम्ड इन द नेक्स्ट ईयर 24-25। लेकिन हमने एक्चुअल में क्या किया होगा सर? इस साल की 3B में हमने पहले अवेल किया, हाँ, रिवर्स किया, फिर हमने रिवर्स किया अदर में ले जाके, हाँ, और नेक्स्ट ईयर हमने रिक्लेम किया। अगर मैं इनकी एडवाइजरी के हिसाब से मैं अगर फिर अगेन 8C और टेबल 13 में दिखाऊं, हाँ, तो क्या होगा सर? मेरा डबल आईटीसी दिखेगा, 6B में भी आ रहा है और 8C में भी आ रहा है। मतलब मैंने करंट ईयर में भी उसी को अवेल दिखाया और नेक्स्ट ईयर के 8C में भी दिखा दिया। नेक्स्ट ईयर के 80 में, ठीक बात। फिर ये डिफरेंस आ जाएगा 8D में, अगेन सेम डिफरेंस आएगा। तो हमें इससे एक इंटरप्रिटेशन लेना है कि क्या इनका पर्पस ये तो नहीं है कहीं कि आप इस तरह की कोई आईटीसी जिसको आपने अवेल किया, रिवर्स किया और नेक्स्ट ईयर रिक्लेम किया, तो क्या आप इसको 6B में नेट करके दिखाइए और टेबल 13 में दिखा दीजिए। देखिए मैंने इसका अल्टरनेटिवली लिखा है, इसमें नीचे इशू में नीचे आइएगा, ये अल्टरनेटिवली। अच्छा, 1 में रिड्यूस सच आईटीसी फ्रॉम 6B एज वेल एज 7। हाँ, टेबल 7 सेम आईटीसी, जैसे 100 रुपए मैंने लिया, 100 रुपए को रिवर्स किया और अगले साल 100 रुपए को ले लिया, तो 6B को मैं 0 कर दूं, टेबल 7 को मैं 0 कर दूं और केवल टेबल 13 में दिखा दूं, तो भी एक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हमने एक कॉल ले ली है सर, तो हम उसी कॉल पे चले तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो हमारा फॉर्मेट जो हम बनाते हैं उस फॉर्मेट में वेरियस परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, उसमें हमें प्रॉब्लम होगी, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम। करेक्ट। लेकिन मैं इनकी जो ब्लैंकेट एडवाइजरी है जो डिटेल में नहीं है उसको फॉलो करूंगा तो डेफिनेटली मेरे 8D में डिफरेंस आए। तो इनका कहना है कि एज पर सप्लायर वुड हैव रिपोर्टेड, यही है ना 3 ये कहता है कि क्लेम्ड इन टेबल 4A5 ऑल अदर आईटीसी मैंने ले लिया एंड रिवर्स इन टेबल 4B2, इसमें मैंने अदर में रिवर्स कर दिया और उसको रिक्लेम किया 24-25 में टिल द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, हाउ टू रिपोर्ट। तो इनका कहना है कि सच रिक्लेम आईटीसी इन टेबल 8C एंड टेबल 13 ऑफ द आईटीसी ऑफ द पेज। अगर मैं ऐसा, इन्होंने ये नहीं बोला कि आप ये मैंने ऐसा थॉट प्रोसेस पे मेरे आया, मैंने इसलिए अल्टरनेटिव सजेस्ट किया है। लेकिन अगर इसकी एडवाइजरी को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करे तो सर ये फिर अगेन मेरे 8D में डिफरेंस। सर इसमें भी कोई कॉल, किसी को कोई कुछ है डिस्कस करना है पॉइंट? डिफरेंस कैसे रहेगा सर? बताइए कैसे नहीं रहेगा? आप प्रैक्टिकली एग्जांपल दीजिए ना, मैं एक्सप्लेन करता हूं। हाँ बराबर सर, ले लिया एग्जाम, मतलब वो गाइड मांग लिया है तो फिर उधर जाएगा तो 8B से मैच नहीं होगा, 8A से मैच नहीं होगा। नहीं, जैसे अभी तक हमने जो अभी पिछले वेबिनार में हमने जो डिस्कस किया था कि मुझे 8B में 6B में दिखाना है इसको और 7 में ब्लॉक में दिखाना है, 7 में रिवर्सल में दिखाना है, ताकि मेरा 8B मैच हो जाए। सर एक क्वेरी है मेरी सर। पार्डन? क्वेरी है सर, 8C में कौन सा क्या दिखाना है? 8C में 8C में सर B2B के अलावा भी देखिए 8C में क्या दिखाना है, इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। कुछ लोग ऐसी भी रिटर्न 3B फाइल कर रहे हैं कि सपोज कोई आईटीसी आ रहा है जो आपको नहीं लेना है, इस मार्च में नहीं लेना, आपको अप्रैल में लेना ड्यू टू वेरियस रीजन, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि जो टोटल ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी आ रहा है आप उसको ब्लॉक उसमें नहीं डाल के 4B2 में नहीं डाल के आप ग्रॉस आईटीसी से ही कम कर रहे हैं।
मतलब 2B में 100 आ रहा है, आप 80 ही ले रहे हैं। 80 ले रहे हैं और 20 अगले साल ले रहे हैं। अब इसको प्लॉट कर दीजिए, 6B में कितना आएगा, 80 आएगा। टेबल 8C में कितना आएगा, 20 आएगा। टेबल 13 में कितना आएगा, 20 आएगा। 6B में 80 आएगा, ऑटो पॉपुलेट होके 100 आएगा, और आपने 80 यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होके आ गया 3B वाला, क्योंकि आपने ब्लॉक ही नहीं किया, रिवर्स ही नहीं किया। रिवर्स ही नहीं किया। और फिर ये जो 20 है वो ये आपको आपने नेक्स्ट 13 में दिखलाना पड़ेगा, जो कि अब जो IMS आ गया है इसमें यही होगा। तो टेबल 13 नेक्स्ट ईयर बिल्कुल एक्टिवेट हो जाए। IMS में यही है, हम पेंडिंग छोड़ रहे हैं ITC। हाँ, पेंडिंग छोड़ रहे हैं। तो जब पेंडिंग छोड़ेंगे तो मार्च में जो पेंडिंग छोड़ेंगे उसको अप्रैल में अवेल करेंगे। वो 2B में ऑटो पॉपुलेट होगा नहीं। 2B में तो 23-24 में ही आएगा, हाँ हाँ, मतलब 24-25 करंट ईयर में आएगा, और वो हम ITC अवेल कर रहे हैं 25-26 में। तो वो टेबल 13 का एब्सोल्यूट पार्ट बनेगा, क्योंकि 2B में फ्लो हो चुका वो, क्योंकि 2B में फ्लो हो चुका है वो। क्योंकि मुझे इसके साथ 9C को भी हार्मोनाइज करके चल रहा है। ठीक है सर, क्लियर हो गया ये वाला क्वेरी? मनीष जी ठीक है। ठीक है सर। तो अगर इस तरह की, हाँ मतलब ये थर्ड एडवाइजरी भी मेरे हिसाब से हम फॉलो करेंगे तो हमें प्रॉब्लमेटिक रहेगा। नेक्स्ट फोर्थ, इनवॉइस बिलोंग्स टू 22-23। हाँ वो ये कह रहा है सर 22-23 का इनवॉइस है जो कि इस बार की 2B में आ रहा है और आपने अवेल भी इस साल किया। अच्छा, हाँ, तो वो ये कह रहा है कि इसको आपको कहीं नहीं दिखा, कहीं नहीं दिखलाना। हाँ कहीं नहीं दिखाना, क्योंकि ये तो पिछले साल का ITC, इसके हिसाब से ये पिछले साल आपने ऑलरेडी टेबल 13 में रिफ्लेक्ट कर चुके हैं। हाँ हाँ, ठीक है, अब इसमें अगर इसको भी लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करते हैं तो होगा क्या सर, ITC मेरी टेबल 8D में पॉजिटिव डिफरेंस आएगा जो कि लैप्स की तरह शो होगा। लैप्स की तरह शो होगा, करेक्ट। तो ये ऐसी कोई कॉल नहीं है, मतलब इसको आप ऐसा फॉलो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको 6M में दिखा रहा हूँ, बिल्कुल दिखलाना चाहिए। 6B में दिखा रहा हूँ। हाँ, अब जब पिछले साल का 2A के बेसिस पर था, इस साल का 2B के बेसिस पर, दोनों का 2B के हिसाब से ही फॉलो करके चल रहा हूँ मैं। हाँ, तो इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप तो खत्म ही हो गया था 2A और 2B के कारण 2A को अगर मैं नॉन एग्जिस्टेंस ही मान लूं तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ हाँ, क्या कहते हैं आप लोग? इसमें डिफरेंस कॉल ले सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी कॉल बता दी है कि मैं इसको टेबल 6B में ऐड कर, मतलब ये कह रहे हैं 22-23 का इनवॉइस 23-24 में अपीयर हो रहा है, तो 22-23 का जब आप एनुअल रिटर्न भर रहे होंगे तो टेबल 13 में 22-23 का क्रेडिट तो आपने दिखलाया होगा। टेबल 13 में दिखलाने का मतलब 22-23 का क्रेडिट आपने 23-24 में अवेल किया ही है। तो फिर से जब 23-24 का आप एनुअल रिटर्न भरेंगे तो ये वाला जो 13 में दिखलाया था उसको दोबारा दिखलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप नहीं दिखलाते हैं तो क्रेडिट लैप्स नजर आने लगेगा टेबल 8। लेकिन मैं इसमें एक और ग्राउंड ले रहा हूँ कि ये मेरी इंडिपेंडेंट GSTR 9 है फॉर 23-24 वो है जो कहता है कि आपको करंट ईयर के ITC को रिकंसाइल करना। करंट ईयर, हाँ, तो करंट ईयर के ITC को मैं, क्योंकि जब आपने फॉर्मेट चेंज कर दिया है तो मैं करंट ईयर के ITC को करंट ईयर के पैटर्न पे रिकंसाइल कर देता हूँ। ठीक बात। तो ये 8B में आना मतलब इसको 6B में शो करने में कोई हार्म नहीं, मेरे हर जगह डिफरेंसेस 0 हो जाए। तो 6M में दिखाया जाए तो लास्ट ईयर में M में मत दिखाइए सर। M में दिखाने पे ना वो एक आएगा कि ये ITC M हमेशा एक क्वेश्चन मार्क है उनके लिए कि M में वो एनी अदर ITC विच इज नॉट कवर्ड हियर इन अबव, इसका मतलब है कि वो ITC क्या है, आप एक्सप्लेन करिए। 6B में अगर दिखाते हैं तो मेरी हर टेबल मैच हो जाती है। बस इतना ध्यान रखना है कि टेबल 8 हर हालत में मैच हो। 6M में देखिए जो रिक्लेम कर रहे हैं हम ITC, क्योंकि वो उनके रिक्लेम लेजर से भी मैच हो रहा है, इसलिए वो सिस्टम में अपने आप मैच कर रहा है। लेकिन 6M में उसके अलावा रिक्लेमेबल लेजर के अलावा कोई भी ITC लेते हैं तो फिर वो एक एक्सप्लेनेटरी नोटिस आ सकता है। वैसे भी सर 16(2) के अनुसार ITC लेनी है, बिल्कुल लेनी है। तो जब लेनी है तो जिस साल में पीयर हो रही है उसी साल की वो ITC मानी जाएगी। अगर हम ये कॉल लेके चलते हैं, देखिए बहुत से लोग अभी भी एग्री नहीं है इस चीज से, मैं ये नहीं कहता कि मेरी एक्सप्लेनेशन ही सबसे बढ़िया है, मतलब बहुत से लोग अभी भी पुरानी इंटरप्रिटेशन पे ही चल रहे हैं। तो सर आपके पास मैंने कल जो लास्ट में व्हाट्सएप भेजा था वो निकाले, एक बार बस उसको खोल, इसके बेसिस पे हमारी काफी 9 इस बार कंफर्टेबली और जल्दी फुल हो गई। हाँ, ये जो नीचे अगर मेरी बुक की, अगर मैंने इस कॉन्सेप्ट को क्रैम कर लिया, मैंने समझ लिया है कि मुझे यही करना है, तो फिर तो 9 और 9C काफी इजी हो जाता है। तो मैंने ITC के 2 पार्ट कर दिए, मैं फिर से रिकैप्चर कर रहा हूँ उसको, क्रिस्टलाइज ITC ऑब्लिक एलिजिबल ITC। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरी पार्ट है कि अनक्रिस्टलाइज ITC, जो भी ITC मुझे फ्यूचर में क्लेम करना है। अच्छा,
वो मेरी अनक्रिस्टलाइज आईटीसी है बस। ठीक तो बात। मेरी बुक भी टैली है और यहाँ तक का जो पार्ट है ये मेरा हर पर्पस से केवल मुझे इसी को रिकंसाइल, क्योंकि जो मुझे अनक्रिस्टलाइज हुई है उसको डिपार्टमेंट से मुझे क्या लेना देना है, वो तो अनक्रिस्टलाइज है। परफेक्ट। क्रिस्टलाइज आईटीसी जो है एलिजिबल आईटीसी है, केवल इसी का रिकंसिलेशन करना है कि इसको मैंने क्लेम कितना किया, अवेल कितना किया, यूटिलाइज कितना किया, रिवर्स कितना किया, सब कुछ मुझे सारा बेस इसी पे है। 9C में भी टेबल 12 में भी इसी का बेस है, टेबल 14 में भी इसी का बेस है, सब कुछ यही बेस। जो आईटीसी अनक्रिस्टलाइज है वो लॉफुली तो आईटीसी है ही नहीं। तो जब आईटीसी है ही नहीं, भले बुक में मेरी आईटीसी आ रही है लेकिन वो आईटीसी मेरे सिर्फ कोलोकोल टर्म में आईटीसी है, लेकिन वो आईटीसी नहीं है, वो केवल टैक्स है। तो सर इस एडवाइजरी को अगर हम मतलब मैं प्रैक्टिकली और पर्सनली बोलूं तो इसको अगर इग्नोर करके चले तो हमारी कंफर्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये एडवाइजरी एटलीस्ट 1 to 4 तो कहीं से भी हार्मोनाइज नहीं है, स्पिरिट से भी नहीं है GSTR 9 के। Sir, this one, what we are trying to avoid is the notices. What happens is all these notices mastermind is GSTN, sir. All these notices के लिए input कहाँ से आता है? डिपार्टमेंट, वेरियस स्टेट डिपार्टमेंट्स को और सेंट्रल को, बेस्ड ऑन GSTN इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ओनली। नहीं ठीक है सर, सर। इन्होंने क्या है AI इंप्लीमेंट कर रखे हैं Right, कई correct. स्टेट्स में। तो वो AI क्या करता है सर, उन्होंने AI में ऐसे कुछ फॉर्मूला दे रखे हैं कि आपने टोटल आईटीसी 3B में इतना लिया, 2B में इतना आ रहा है और आपने 9 में कितना रिप्रेजेंट किया, इन सब के डिफरेंसेस को वो नोटिस में आया। टेबल 8 का भी सेम कॉन्सेप्ट है, इवन टेबल 12, 13 का भी, 9C के भी यही कॉन्सेप्ट हैं। आप इस फॉर्म को देखिए, इसका कोई ये एडवाइजरी के चलते नहीं है। अगर एडवाइजरी कोई इसमें इनबिल्ट फीचर नहीं है उसका AI का, एडवाइजरी कभी भी इनबिल्ट फीचर नहीं हो सकता। करेक्ट। तो मतलब मैं तो इसी कॉल के साथ हूँ, बाकी वही वाली बात है, सबको अपने अपने। We really appreciate your efforts in this, but sir, कौशल सर, मेरा एक सजेशन है। मैं केवल नोटिस अवॉइडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जब 2B लेके आए तो मुझे, जब उनका पर्पज ही 2B से रिकंसिलेशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि टेबल 13 रिडंडेंट हो गया, ये इन बिटवीन IMS आ गया। IMS ने टेबल 13 को, ऐसा नहीं कि टेबल 13 एकदम ही रिडंडेंट, बहुत से लोग नहीं कर रहे फॉलो, IMS को बहुत पहले से ही फॉलो कर रहे हैं, नहीं ले रहे आईटीसी, रिक्लेम में नहीं डाल रहे, उनके लिए टेबल 13 एक्टिवेट है। नंबर 2, बहुत सारी अदर देन B2B आईटीसी है, जैसे इंपोर्ट के आईटीसी है, ISD के आईटीसी है, RCM के आईटीसी है, जिसको मैंने पे तो इस साल कर दिया लेकिन मैं अवेल नेक्स्ट ईयर कर रहा हूँ, तो वो भी टेबल 13 का पार्ट है। वो B2B का पार्ट नहीं होता है। करेक्ट। B2B का नहीं है लेकिन टेबल 13 का 8C का पार्ट, 2B का पार्ट नहीं होता, इसलिए हाँ, इंपोर्ट ऑफ गुड्स वगैरह वगैरह तो उसमें टेबल 13 है। टेबल 13 ऐसा नहीं रिडंडेंट है और नेक्स्ट ईयर तो फुल फ्लेजेड एक्टिवेट हो जाएगा 2B के बेसिस पे। हाँ, 2B के बेसिस पे भी हो जाएगा, क्योंकि जो आईटीसी मैं लूंगा ही नहीं। रिक्लेम में बेसिकली इनका ऑब्जेक्ट ये है कि जो 180 डेज वगैरह की पेमेंट्स है जिसके चलते मैं आईटीसी को रिवर्स कर रहा हूँ, केवल वही डाले। B2B को तो आप अवेल ही मत करिए, इसके लिए वो IMS लेके आए। ठीक बात। और अदरवाइज रिपोर्ट नहीं करते हैं तो वो लैप्स मानते हैं वो लोग, डिफरेंस आ जाता है। नहीं, लैप्स नहीं मानेंगे सर, वो रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वो पेंडिंग में चला जाएगा ना। क्योंकि आप देखिएगा जब भी इस तरह के जो पोर्टल के ऊपर एनालिटिकल रिपोर्ट्स आती हैं, वो भी कहता है कि 2B में इतना आ रहा है, आपने अवेल इतना किया। वो कंपेरेटिव टेबल उनके पास अवेलेबल है बैकग्राउंड पे, सब कुछ, इवन हमें भी मिलती है पोर्टल पे, तो वहां पे कोई इशू नहीं है। और इस फॉर्म को हम बिल्कुल 2B से रिकंसाइल करते हुए फिल कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है सर कि हम कोई इसमें कोई क्राइम थोड़ी ना कर रहे हैं, हम केवल रिकंसिलेशन ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं कि उनके 2B से हमारा सब कुछ मैच हो जाए। और मेरी बुक्स की आईटीसी को जब मैंने डिफाइन ही कर दिया कि क्रिस्टलाइज आईटीसी ही मेरी बुक की आईटीसी, तो फिर मैं गलत कहाँ हूँ? जो आईटीसी अभी एलिजिबल बनी ही नहीं, तो मैं उसका कंपैरिजन किससे कर? सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मेरी ही कॉल पसंद हो, मैं ये कह रहा हूँ आप अपनी कॉल लीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि ये इसको हम तो किससे वेटिंग कराएंगे सर? आप मान लीजिए अगर उन्होंने वेटिंग नहीं की, अपने डिपार्टमेंट की कोई वेटिंग नहीं करेगा ऐसा नहीं है सर, वो हो सकता है डेफर कर जाए, पोस्टपोन कर जाए कमेंट करने में, लेकिन एब्सोल्युटली आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करेंगे। आप मतलब प्रैक्टिकली सोचिए कि डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट की एडवाइजरी को कैसे आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते। तो इसलिए बेटर है, सबसे बड़ी बात है कि दिमाग में ये बिठा ले कि एडवाइजरी को फॉलो करना नहीं करना, अल्टीमेटली वर्ड भी तो एडवाइजरी है, इंस्ट्रक्शंस तो है नहीं। लेकिन CBIC से भी होता तो एडवाइजरी होता, तो एडवाइजरी को तो फॉलो करना नहीं करना आपको, अगर मैं करता हूं तो मैं अपने आप कई एनामोली क्रिएट कर देता, कई एनामोली क्रिएट करता हूं तो हर पॉइंट पे मुझे पता होते हुए भी मैं नोटिस बुला रहा हूँ, जिसको सर आप बहुत ठीक है सर, मगर क्या होता है ना सर, हमारा क्लाइंट से लिस्टेड कंपनी से सर,
then they will tell why you are not followed advisory. नहीं तो आप फॉलो करिए, आपके पास तो रिप्लाई बढ़िया है, नहीं अपॉर्चुनिटी करेक्ट है सर, हमें भी एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा ना, इसलिए बोल रहे हैं। नहीं नहीं वो सर बिकॉज दैट वुड बी इंडिविजुअल ओपिनियन, वेटिंग होगा नहीं होगा। सर मेरे पास भी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा। आपको सवाल है कॉर्पोरेट क्लाइंट को आप कन्विंस करते हैं या कॉर्पोरेट क्लाइंट आपको कन्विंस करता है, हाँ डिपेंड इस पे करता है। क्योंकि आपने कॉल ली है वो आप पे डिपेंडेंट है, ना कि आप उस पर डिपेंडेंट। जब आप पे वो डिपेंडेंट है तो आपकी एडवाइजरी वो फॉलो करेगा। हाँ अच्छा ये बताइए, मैं ऐसा करता हूँ, अब मुझे बताइए किस पॉइंट पे नोटिस आएगा और किस बात के लिए आएगा। यू हैव नॉट फॉलोड योर माय एडवाइजरी। नहीं, सर्कुलर तो फिर भी डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग, एडवाइजरी किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं, ना डिपार्टमेंट के ऊपर ना हमारे ऊपर। नहीं मैं कहता हूं मैं इसको फॉलो किया, मुझे नोटिस का पॉइंट बताइए, पॉइंट ऑफ नोटिस बताइए कि इस पॉइंट पे नोटिस आएगा। आपने ये कॉल नहीं लेके आपने ये कॉल लिए, अब मुझे बताइए कि नोटिस किस लिए आएगा। इसलिए है जब एडवाइजरी बाइंडिंग डिफरेंस है तभी आएगा, ये एडवाइजरी से मान के नहीं चलेगा। एडवाइजरी से तो कोई लेना देना नहीं है सर, लेकिन बताइए मैंने जो 9 फिल किया है उसमें से पॉइंट बताइए, पॉइंट ऑफ इन्फरेंस या पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताइए कि इसके चलते आपको नोटिस आएगा। हमने अभी जो मीटिंग में हमने जो भी डिस्कस किया है इसको फॉलो कर लिया, तो अब मुझे किसी को डाउट हो तो बताइए, मैं शायद कोशिश करूं अपने आप को चेंज करने की। मुझे नहीं लग रहा कि मैं अगर इसको फॉलो करता हूं तो मुझे नोटिस आने के चांसेस हैं इस पॉइंट्स के। खासकर मशीन जनरेटेड नोटिस। मशीन जनरेटेड की बात करो सर, आपने कोई अवॉइडेंस किया है लॉ का, आपने फेक क्रेडिट लिया, वो सब तो अलग चीज है, उसका 9 से कोई लेना देना नहीं है। तू भी मैच करो, बस यही सिंपल अंडरलाइनिंग वर्ड है। हाँ सर और क्या। नहीं मैच मैं गलत भी नहीं कर रहा, नहीं, बिल्कुल एडवाइजर को फॉलो करूंगा तो डेफिनेटली गलत कर, मतलब मैं एक तरफ चांसेस हैं कि मैं एडवाइजरी को फॉलो करूं और अपने 99% केसेस में नोटिस इनवाइट करूं। दूसरी तरफ यह है कि मैं एडवाइजरी को फॉलो न करूं, मैं एक अपनी कॉल लूं, प्रियम्बल सेट करूं और प्रियम्बल के हिसाब से करूं, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा, खुद को भी आएगा। दूसरी बात है कि मैं आंसरेबल हूं डिपार्टमेंट को, कि मैं बता सकता हूं कि मैंने कॉल इसलिए ली कि आपने ही जब आईटीसी की डेफिनेशन चेंज कर दी, आपने फॉर्म का फॉर्मेट चेंज कर दिया, तो मैं उसके स्पिरिट के हिसाब से फॉर्म भरा हूं और उसमें कोई अवॉइडेंस तो है नहीं। बाकी आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखिए और आपको जिसमें कन्विंस होते हैं आप वो कॉल ली। क्योंकि सर अभी इसके और भी वेबिनार्स हो रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा तो मैंने तो 1-2 सुना था, तो उन्होंने ये कहा कि बहुत अच्छी एडवाइजरी आई है और इसमें सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। ब्ला ब्ला ब्ला। तो उनके फैन फॉलोइंग भी सर लाखों में है। तो अब मैं उनपे कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या है सर, वो बस उसको रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्ड करना है, पर्पस तो है नहीं कुछ उसका। नहीं, मैक्सिमम रिकॉर्डिंग यूट्यूब में अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद है, बस और कुछ नहीं है सर, और कुछ नहीं है। पूरा जीएसटी में जो फैन वो ऑडियंस जो ठीक से इंग्लिश का इंटरप्रिटेशन नहीं ले पाती, उनके लिए वो वीडियो डाल देते हैं। कोई मीनिंग नहीं है सर। हाँ, कोई मीनिंग नहीं अंदर उनके आप अगर देखेंगे तो मतलब बहुत से लोग जो एकेडमिशियन हैं लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। अब मुझे ये लगता है कि हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम लोग अपनी रिटर्न्स भी भरते हैं, हमें पता है कहाँ पे कौन सा इशू आ रहा है। एनीवे सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे नहीं लगा कि हमें कॉल को ज्यादा और क्वेरी ले लेते हैं जतन सर। हाँ सर मेरा एक क्वेरी था। हाँ बोलिए सर 2 था। एक तो सर ये जो आपने बताया ना कि बहुत जन ने बताया है, क्योंकि सर ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नोटिसेस क्रिएट करेगा, इसीलिए वो ऐसा बता रहे हैं। क्योंकि अगर ये एडवाइजरी फॉलो करते हैं तो नोटिस तो पक्का है सर। उन्हें ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता। मैं उन स्पीकर्स की बात कर रहा हूँ, यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, उन्हें इनके कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं पता। उन्होंने तो बस उसका इंग्लिश का हिंदी वर्जन कर दिया, एग्जैक्टली उसको रीड आउट किया और उन्होंने बोला कि इन्होंने बहुत अच्छे से बता दिया कि इसको 6H में दिखा दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या उन्होंने यूट्यूब में क्या वन वे है कम्युनिकेशन, आप जो बोलना चाहें ऑडियंस आपकी सुनेगी। तो उसमें उन्होंने जैसे 6H बताया, तो क्या उन्होंने ये बोला कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? करेक्ट पड़ेगा नहीं, जब आप अपनी रिटर्न में खुद ही देखेंगे, रेड हाईलाइट आपकी ही एक्सेल कर देगी। आप भी किसी फॉर्मेट में बनाते ही होंगे, आपको जब 8D में डिफरेंस आएगा तो आप खुद ही सेटिस्फाई नहीं होंगे। 8D के डिफरेंस का मतलब है जब आपको ही डिफरेंस आ गया तो आप डिपार्टमेंट तो डेफिनेटली उसको हाईलाइट करेगा ही करेगा, पूछेगा वो। उसे कैसे पता कि सर आपने ये आईटीसी नेक्स्ट ईयर ली? वो चेक थोड़ी करता मशीन, आपने 13 लिखा है, कोई रिकंसिल डिफरेंस उठाता है, बोलता है। और कुछ एनी अदर? सर एक तो जस्ट सर से कि सर अगर 23-24 का आईटीसी जो 24-25 में रिफ्लेक्ट हो रहा है 2B में, सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू उसको कौन से कॉलम में दिखाना चाहिए? जस्ट कॉलम नंबर। सर उसको तो सेम कॉलम में रहेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर में दिखा दे तो ज्यादा। मैं 9 में कहीं नहीं दिखाऊं उसको?
क्यों वो आईटीसी बना, मतलब मैं तो बार बार एक ही चीज कहता हूँ सर, वो आईटीसी बना कब है? किसी का डेफिनेशन चेंज हो गया। ये तो ऐसा क्रैम हो गया आईटीसी का टर्मिनोलॉजी कि वो आईटीसी में तभी कहूंगा जब वो 16 की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। रिफ्लेक्ट बट का सर ऑडिटेड बैलेंस शीट से वो क्लैश कर जाएगा। सर ऑडिटेड बैलेंस शीट में मैंने अभी जो स्लाइड बनाई है, ऑडिटेड बैलेंस शीट में भी तो टैक्स के 2 पार्ट है ना, तो 2 पार्ट में एक क्रिस्टलाइज आईटीसी है, एक अनक्रिस्टलाइज आईटीसी। क्लैश बिल्कुल नहीं करेगा। हम रिकंसिलेशन केवल क्रिस्टलाइज आईटीसी से करके चलेंगे, एलिजिबल आईटीसी से करके चलेंगे। भाई जो आईटीसी अभी मेरे गेट पे खड़ी है, जो सस्पेंस में पड़ी हुई है, अंडर रिकंसिलेशन पड़ी हुई है, अंडर क्लियरेंस पड़ी हुई है, उसका मैं किससे रिकंसाइल करूंगा? हो सकता है कल को मुझे राइट ऑफ करना पड़े, प्रॉफिट लॉस में डालना पड़े। मैंने 180 डेज का ही मान लो एग्जांपल देता हूं, मैंने उसको रखा हुआ कहां पे, अभी रिक्लेमेबल में रखा हुआ है, अनक्रिस्टलाइज आईटीसी में रखा हुआ है। मैं उस पार्टी को फॉर एवर पेमेंट ही नहीं करता, फॉरफिट कर लेता हूं उसका पेमेंट। तो आईटीसी पे मेरी लैप्स हो तो मैं प्रॉफिट लॉस में डालूंगा, तो वो आईटीसी न तो पहले एलिजिबल थी और अब परमानेंटली ब्लॉक हो गई वो। नहीं नहीं सर, किसी सप्लायर ने सर डेयरी से जीएसटीआर 1 भरा और मेरा जेन्युइन आईटीसी है, उन्होंने भरा जाके जून 2024। हाँ। अब मैंने तो इसको क्लेम कर लिया है मेरा प्रॉफिट लॉस में और इसमें पीएल में क्लेम कर लिया। हाँ। तो वो मैं 9 में कहाँ सर केवल आईटीसी ही तो मेरी बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है ना। जी सर, जी सर। तो आईटीसी बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, तो इसको मैं फिर से दोबारा कहता हूँ कि आईटीसी मेरी बैलेंस शीट में 2 पार्ट में पड़ा हुआ है। एक आईटीसी वो है जो बिल्कुल एलिजिबल आईटीसी जिसको बोल सकते जी सर। हैं, वो है जो केवल टैक्स है, अभी आईटीसी का फॉर्म नहीं उसने क्रिएट किया, केवल टैक्स है। तो ये वही आईटीसी है जो केवल टैक्स के फॉर्म में पड़ा हुआ है, लेकिन अभी आईटीसी बना नहीं है। तो जब बना नहीं है तो मैं फिर फॉर्म, करंट ईयर के आईटीसी है नहीं, करंट ईयर के आईटीसी नहीं है तो मैं करंट ईयर में कहीं भी नहीं दिखाऊंगा। ये कहता भी है, एनुअल रिटर्न कहता है कि वो आईटीसी आप शो करना है जो करंट ईयर से पर्टेन करती है। क्या ये करंट ईयर से पर्टेन करती है? डबल है देख के। जैसे जैसे अनबिल्ड रेवेन्यू है आपके प्रॉफिट लॉस में पड़ा हुआ है, अनबिल्ड रेवेन्यू आपके प्रॉफिट लॉस का पार्ट है, लेकिन जीएसटी का पार्ट नहीं। तो हम टेबल 12 मतलब जो 5 में 9C के 5 में हम रिकंसिलेशन बनाते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो सर आपकी बुक्स में होंगी लेकिन आपके फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता। करेक्ट सर, थैंक यू। सर ये गुड्स इन ट्रांजिट वाला आईटीसी, सर ये तो मतलब जब यही आईटीसी में नहीं लेने दे रहा हूँ, जो आईटीसी गुड्स आ गए और आपका 2B में नहीं आया, तो गुड्स इन ट्रांजिट का आईटीसी का भी नहीं लेना है। नहीं सर, 2B में तो आ जाता ना। 2B में आ गया, हाँ। 2B में आ गया, लेके हमने मतलब सॉरी, इसको 3B में तो ले लिया हमने, लेके हमने अदर में रिवर्स भी कर लिया। हाँ बस वही। अभी तक की प्रैक्टिस में तो यही कर रहे हैं। हाँ। तो नई प्रैक्टिस में हमें उसको डेफर कर देना है, पेंडिंग में छोड़ देना। और नेक्स्ट ईयर जब सर हम इसे लेंगे 2B में होगा नहीं वहां पे? सर हमने इसी साल ले लिया ना, हमने क्रेडिट लेकर रिवर्सल किया, रिक्लेम में चला गया, फिर वापस हमने ले लिया। जब वापस ले लिया तो 6M में दिखा दिया। तो नेक्स्ट ईयर में दिखाएंगे, 6M में दिखा दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की 3B से मैच हो रहा है ना। यस, 3B से भी मैच हो रहा है, आपके 7J से भी मैच हो रहा है, एलिजिबल आईटीसी फॉर द ईयर भी है नेक्स्ट ईयर के लिए। टेबल 7 एक और पॉइंट हाईलाइट कर दूं, जो रिक्लेम, जो हम बार बार आईटीसी को रिक्लेम कर रहे हैं, तो जो आईटीसी हमने रिक्लेम करके ड्यूरिंग द ईयर वापस रिवर्स करके जो रिक्लेम कर लिया है, तो वो रिवर्सल 7 में नहीं जाएगा। फिर से परमानेंट रिवर्सल जाएंगे केवल? नहीं, जैसे परमानेंट तो जाएगा ही जाएगा। जैसे सपोज करिए कि 100 रुपए की आईटीसी आपने रिवर्स की अदर में, अच्छा टेम्परेरी रिक्लेमेबल की, उसमें से आपने 80 रुपए ही ड्यूरिंग द ईयर ही रिक्लेम किया, तो 20 रुपए ही केवल जाएगा टेबल 7। अच्छा, सेम ईयर आप ये कह रहे हैं रिवर्स किया, सेम ईयर रिक्लेम किया, लेकिन लेस रिक्लेम किया, इसका मतलब एक्सेस रिवर्सल किया। हाँ, तो एक्सेस रिवर्सल टेबल 7 में जाएगा। क्यों उसको मैं बाद में रिक्लेम नहीं कर सकता क्या? रिक्लेम करेंगे तो मेरे 6M में आएगा ना, जब भी नेक्स्ट ईयर। करंट ईयर की बात कर रहा हूँ, करंट ईयर में टोटल मैंने 100 रुपीज का रिवर्स किया, लेकिन मैंने रिक्लेम किया है किसी भी रीजन से केवल 80 रुपीज, तो 20 रुपीज मैंने एक्सेस रिवर्सल किया हुआ है। ये क्लैरिटी नहीं है। ओपन कीजिए, टेबल ओपन कीजिए ना फॉर्म। तो ये HSM की इनवर्ड वाली समरी है जो ऑप्शनल है, उसको भरेंगे वो 2A का भरेंगे कि 2B का भरेंगे? इनवर्ड का तो अगर आप भरना ही चाहते हैं तो जो आईटीसी, जितना आईटीसी आप ले रहे हैं, जो एलिजिबल आईटीसी केवल उतना ही भरेंगे। जो एलिजिबल आईटीसी आ रही है आपकी टेबल 7 में, आईटीसी फॉर यूटिलाइजेशन। सर सेल्स के लिए भी कोई है कॉलम, जैसे आईटीसी के लिए टेबल 8 मैच करना है, वैसे टर्नओवर में जैसे कई बार टैक्स जो 3B में बाद में भरा है, जो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डिफरेंस जो भी है वो टेबल 4 में आ जाएगा और उसके ऊपर आप डीआरसी जमा कर दीजिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपकी टोटल सेल सप्लाई 100 रुपए की, आपने करंट ईयर में 80 रुपए दिखाया, 10 रुपए
नेक्स्ट ईयर दिखाया, 10 रुपए की शॉर्टेज है, तो टेबल 4 में आप 90 रुपए दिखाइए और 10 रुपए के ऊपर डीआरसी पे। पर ऑलरेडी पे कर चुके 3B के थ्रू। 3B के दिए तो नेक्स्ट ईयर में दिखा दिया ना हमने, टेबल 10 में दिखा देंगे। इनका क्वेश्चन है कि कुछ सप्लाई हम नेक्स्ट ईयर रिपोर्ट करते हैं, तो जितना भी पार्ट हम नेक्स्ट ईयर रिपोर्ट करते हैं वो टेबल 10 में दिखाएंगे, 9 में। सर 22-23 की जो आईटीसी 23-24 में फ्लो हुआ है उसको कहीं भी रिपोर्ट करना ही नहीं है सर, एज इट इज छोड़ देना है सर। आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको 6B में दिखा रहा हूँ। 6B में लेस करना पड़ेगा कि क्योंकि अब मैं करंट ईयर के फॉर्मेट पे आता हूँ। सपोज मैं जिंदगी में पहली बार जीएसटीआर 9 फाइल कर रहा हूँ, तो जीएसटीआर 9 का इंस्ट्रक्शन है कि एनुअल रिटर्न आईटीसी अवेल्ड फॉर द ईयर, तो ये आईटीसी मैंने अवेल ही इस साल की है और आईटीसी क्रिस्टलाइज भी इस साल हुई है और जीएसटीआर की 2B में भी इसी साल आ रही है। 2 मैंने लास्ट ईयर भी दिखाया था, टेबल 13 में दिखाया, लेकिन चूंकि आपने फॉर्मेट बदल दिया तो मैं इसको इस साल भी दिखा रहा हूँ। ये ट्रांजिशनल पीरियड है जीएसटीआर 9 के लिए, तो मैं इस साल भी दिखा रहा हूँ। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन वो कई बार मैंने ये भी नोटिस ऑब्जर्व किया है कि वो इस बात का भी नोटिस दे देता है कि आपके 6A और 6O में डिफरेंस आ रहा है, यानी जो आईटीसी आप बाइफर्केट कर रहे हैं और जो आईटीसी आपकी 3B में आ रही है उसके बीच डिफरेंस आ रहा है, उसके लिए भी नोटिस है। सर कई बार क्या होता है 4A 5 में नेट करके दिखा देते हैं आईटीसी, रिवर्सल अलग से शो नहीं करते, उस केस में 3B में कम आईटीसी आएगा, 2B में ज्यादा आईटीसी आ रहा होता है। तो अगर आपने क्रेडिट नोट अदर रिवर्सल में डाला है, अगर क्रेडिट नोट्स अदर रिवर्सल में डाला है तो प्रेफरेबली आप उसको नेट करके ही दिखाइए, क्योंकि आपके नहीं तो टेबल 8 फिर मैच नहीं। जैसे 4A 5 में कुछ मुझे रिवर्सल करना, 100 रुपए की मेरी 2B में आईटीसी है, 100 रुपए की मेरी नेट आईटीसी है, उसमें से 20 रुपए का रिवर्सल करके 80 रुपए मैंने 4A 5 में शो कर दिया, 100 रुपए 2B में आ रही है, तो रिवर्सल मैंने सेपरेटली शो नहीं किया। अब जब 6B में जाएंगे वहां पर तो 80 रुपए मेंशन करने। नहीं, ये 20 रुपए किस तरह की आईटीसी थी जो आपने वहां पे नेट परमानेंट रिवर्सल। चलिए आपने मतलब ये गलत किया ना, अब तो क्या हो गया, ठीक है, कमी तो आपने आईटीसी अवेल कमी किया। 6B में 80 आएगा और 8B में 8A में जो है वो 100 आएगा। हाँ तो पॉजिटिव वो तो कोई बात नहीं ना सर, 6A में तो कितना आएगा, 80 आएगा ना। अच्छा सर, ये कर ले, क्योंकि अफसर बोलता है कि आपने रिवर्स नहीं किया, आपने कम लिए क्लेम किया, किसी और कारण से किया, तो जो सर ये तो कभी भी नेट ऑफ करके तो नहीं दिखाना चाहिए, केवल क्रेडिट नोट को छोड़ के। हाँ, क्रेडिट नोट को छोड़ के। लेकिन अगर लोग कर भी रहे हैं, लोगों ने गलतियों से कर भी दिया, जानकारी के अभाव में कर दिया, तो क्या 9 में इसका करेक्शन कर सकते हैं? 100 लेके 20 माइनस कर दें? नहीं, 9 लेके तो 6A आपका डिफर कर जाएगा ना सर। 6A में क्या 80 आ रहा है और 6B में आप 100 दिखाएंगे, वो तो एक गलती दूसरी गलती को ठीक कर पाएगा। हाँ, पॉजिटिव डिफरेंस आ जाएगा 8D में। हाँ, इवन 6 में भी आ जाएगा ना सर, 6A वर्सेस 6B मिसमैच हो जाएगा बुरी तरह। नहीं, 6B में तो 80 शो करेंगे, 6A में 80 आ रहा था, 6B में 80 शो करेंगे। हाँ, 6B में और 8D में वो डिफरेंस आ जाएगा वहां पर, पॉजिटिव डिफरेंस। अगर किसी ने भी क्रेडिट नोट टेबल केवल अदर रिवर्सल में डाला हुआ है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि उसको 6B में इस बार नेट करके दिखा, अच्छा, ताकि आपकी टेबल 8 मैच हो जाए। लेकिन सर एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है, कुछ प्रैक्टिस में ये होता है जैसे अफसर नोटिस बार बार दे देते हैं कि आपने क्रेडिट नोट रिवर्सल नहीं किया 3B में अलग से, तो उस पे मेरा क्वेश्चन है, अगर हम टोटल आईटीसी को 4A 5 में ले लेते हैं जीएसटीआर 3B के, और जो क्रेडिट नोट है उसको हम 4B 1 में दिखा देते हैं, और जो टेम्पोररी रिवर्सल है यानी गुड्स इन ट्रांजिट है 4B 2 में दिखा देते हैं। सर ये नोटिसेस जो आप बात कर रहे हैं ये हो सकता है 17, 18, 18, 19 के होंगे, अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब आईटीसी आपको नेट होके आ रहा है, जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है वो नेट ऑफ क्रेडिट नोट ही हो रहा है। ठीक है, जिन लोगों ने इस प्रैक्टिस को अपनाया है उनके लिए क्या सजेशन? राजेश जी, अभी मैं यही वाला नोटिस को अभी मुजफ्फरपुर गया था, हैंडल करके आया, उसका मैंने एडवाइजरी निकाल दिया, एडवाइजरी दिखला दिया कि सर ये पोर्टल ये कह रहा है नेट ऑफ क्रेडिट नोट, तो अफसर मान गया है। हाँ सर, मान जाते हैं बताने पर। तो ऐसी स्थिति में क्या एडवाइजरी है जतिन, 9 का ट्रीटमेंट क्या करें? 9 में फिर नेट ऑफ दिखा दीजिए, नहीं क्योंकि नहीं तो आपकी टेबल 8 मैच नहीं होगी। मतलब 6B में हम ले ले नेट ऑफ ले लीजिए, अभी जाके अल्टीमेटली टारगेट तो ये रखो 8 को मैच करो बस। नहीं टारगेट नहीं सर, प्रैक्टिकली भी अगर देखा जाए तो मैच आप अब अल्टीमेटली जो नेट यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी एलिजिबल आईटीसी आएगी वो तो उतनी आएगी। हाँ, 7 से कम करके मैंने 7 से हटा के 6B से माइनस कर लिया उसको। हाँ, तो ऊपर ले लो, नीचे दिखा के ऊपर दे दिया। 100 - 20 दिखाने की जगह मैंने 80 दिखा दिया, तो ठीक है वो। एनी अदर क्वेरी? सर मैं कुछ बोलूं? हाँ जितेंद्र जी। सर अभी हमारा जो डिस्कशन हो रहा है
GSTR 9 के लिए उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कुछ भी करके 9 ऐसे भरो कि 2B से मैच हो जाए और नोटिस ना आए। पर मेरा व्यू एक डिफरेंट ये है कि इवन इफ हम GSTR 9 इस तरह भरते हैं कि 2B से मैच हो जाए, 8B 8C सभी कंसीडर करके, पर 3B से मैच नहीं होगा तो भी नोटिस आएगी। क्या क्या है? 3B से अगर मैच नहीं होगी फिगर तो भी नोटिस आएगी। 3B से मैच नहीं होगा। 6A में अगर फिगर कुछ 100 रुपए है और आप टोटल ITC टेबल 6 में 80 रुपीज ही दिखाते हैं फॉर XYZ रीजन, तो भी नोटिस तो आने ही वाली है। और 6M में 20 दिखा देते हैं। नहीं, अगर मैच नहीं होता है 3B से तो फॉर XYZ कि अगर मैं 100 दिखा के टेबल 7 में 20 दिखाता हूँ तो मेरी तो सर टेबल 8 का नोटिस आएगा इसके। लेट मी कंप्लीट। अभी कभी ऐसा होता है कि टेबल 6 में हम मतलब GSTR 3B में 4A 5 में क्लेम करके रिवर्स भी नीचे कर देते हैं 4B में, तो भी नोटिस जो IIT हैदराबाद डेटा सॉफ्टवेयर है वो कभी रिवर्सल कंसीडर ही नहीं करता है और जो आपने ग्रॉस क्लेम की है उससे ही कंपेयर करके नोटिस दे देता है। और फिर हमको नोटिस के रिप्लाई में ऐसा जवाब देना पड़ता है कि भाई इतनी ITC हमने ऑलरेडी रिवर्स कर दी है, मान जाते हैं। तो मेरा स्टेक ये है कि GSTR 9 जो है वो नोटिफाइड है और उसकी इंस्ट्रक्शन को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज इट विल टेंटामाउंट टू मिस स्टेटमेंट। आप 8B और 8C को मैच करने के चक्कर में उसकी इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करें वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इट टेंटामाउंट्स टू मिस स्टेटमेंट। और दूसरी चीज है कि जहां पे स्टेक बहुत हाई होता है, जैसे एक कंपनी हमारी है जहां उस टोटल 100 करोड़ की ITC है उसमें से 20 करोड़ की नेक्स्ट ईयर ली है, तो वहां से मेरे से एक बार गलती हो गई थी कि 8C में दिखानी रह गई, तो उसके लिए आज भी मैं अपील में चला गया हूँ कि खाली 8C में दिखानी रह गई, क्योंकि अमाउंट का इतना मतलब अमाउंट इतनी बड़ी होती है, स्टेक इतना हाई होता है, तो कंपनी भी कहती है कि नोटिस आती है तो आने दो, हम जवाब दे देंगे, और उसकी वजह से आप मिस स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो। तो उनकी भी बात सही है कि 20 करोड़ के लिए हम नोटिस ना आए ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना। सर मैं ये कह रहा हूँ हम अभी 22-23 तक का कोई डिस्कशन नहीं, 23-24 फाइनेंशियल ईयर का डिस्कशन कर रहे हैं। 23-24 में जब चूंकि इन्होंने 2B लेके आ गए तो हम 2B में कोई इंस्ट्रक्शंस को, मैंने किसी इंस्ट्रक्शंस को वायलेट नहीं किया, केवल 2B का कैलकुलेशन का एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिया है। और आज का डिस्कशन केवल एडवाइजरी के ऊपर है। एडवाइजरी तो खैर एनामोली से भरी हुई है। एडवाइजरी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एडवाइजरी। मैं एडवाइजरी को तो गिनता ही अगर मैं 8C में की बात करूं फॉर एग्जांपल, अभी तक तो हम भी 8C में दिखा रहे थे। 8C में क्या लिखा है और टेबल 13 में क्या लिखा है कि आपने बुक्स में कोई ITC क्लेम की है पर 3B में फॉर XYZ रीजन नेक्स्ट ईयर में क्लेम, तो वो आपको टेबल 13 में दिखानी है, 8C में दिखानी सर वो तो आइडियल वो दिखानी चाहिए। फिर भले ही मिसमैच आए, नोटिस आए तो जवाब दे देंगे पर मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट टेंटामाउंट। जितेंद्र जी ये अपना कॉल है ना, सर ने रख दिया। नहीं मैं एक मिनट में जवाब, मैं अपना व्यू बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सर, माय व्यू, सही व्यू है आपका सर। अभी माय व्यू, क्योंकि आगे जाके दिक्कत होती और बहुत बड़ी अमाउंट होती है तो ज्यादा दिक्कत होती है। छोटी अमाउंट में ठीक है, चलो 50,000 2 लाख 5 लाख इट्स ओके, पर जब अमाउंट करोड़ में जाती है तो दिक्कत होती है। तो दोनों पॉइंट सही तो है, इसमें गलत नहीं है, क्योंकि हमारा क्लाइंट भी बोलता है कि आपने जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो क्यों नहीं किए। GSTR 9 में जहाँ पे लिखा है कि टेबल 13 में आपको दिखानी है कि जो बुक में है पर 3B में नहीं लिए, तो आपने क्यों नहीं दी, टेबल 8C में क्यों नहीं दिखाई, ऐसा क्लाइंट ने मुझे बोला कि क्यों नहीं दिखाई यार, तो मेरे पास जवाब ही नहीं था। और वो स्टेक था 20 करोड़ का। तो कौन सा ईयर का था जितेंद्र जी? आई थिंक 18-19 या 19-20, 18-19 है। अब सर अब जरा ये इंस्ट्रक्शन तो चेंज हुई नहीं GSTR 9 की कोई भी, 17-18 से लेके आज तक की। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, GSTR 9 की एक भी इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं हुई। इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं हुई, लेकिन सर 23-24 में अगर वही फैक्ट्स आप रखेंगे ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कि थोड़ा 2B के साथ आपको 8A में जो कर लो ना, तो क्या है डिफरेंस आता है, तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा नोटिस आएगी ना, उससे एक्सप्लेनेशन देना, ज्यादा क्या हो सकता है, एक्सप्लेनेशन दे देंगे ना, उससे क्या मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है। नोटिस ना आए इसके लिए हम ना दिखाए वो मुझे गलत लगता है। जतन सर का व्यू ले लेते हैं। सर अनम्यूट कर लीजिए, जतन सर अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी पावर कट हो गया था। हाँ मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरी कॉल है, सिंपली मेरी कॉल है इसमें, और मेरे को भी पता है कि 99% लोग मतलब मास ऑफ द पीपल विल नॉट फॉलो दिस एडवाइस।
अभी भी पुराने पैटर्न पे ही काम होगा, वो करते रहिए सर, उसमें कुछ नहीं है। मेरा पर्पज है कि हमें नोटिस अवॉइड करना है। आपका कहना है कि हम व्हाई शुड वी अवॉइड द नोटिस, ठीक है, करिए आप, कोई इश्यू नहीं है सर। और मैं जहां तक मैंने एनालाइज किया है, मैं किसी इंस्ट्रक्शन को डिसोबे नहीं कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ इस तरह से हार्मोनाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीटी मैटर्स के लिए नोटिस ना, बस और कुछ नहीं। हाँ मतलब लेकिन जो मैंने आईटीसी की डेफिनेशन मैंने भी बुक्स में वही रख ली जो आईटीसी की डेफिनेशन एज पर लॉ है, और मैंने पहले एक बार डेफिनेशन चेंज कर ली बुक्स में भी, और उसके हिसाब से मैं अपने रिकंसिलेशन को प्रिपेयर कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर कि अगर आप पुराने पैटर्न पे या अपनी कॉल के ऊपर चलते हैं, क्योंकि आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप उस पर चलिए। जो लोग इस तरह से छोटी पेटी मैटर्स के नोटिस को अवॉइड करना चाहते हैं, वो इस तरह की कॉल ले सकते हैं। जितेंद्र जी, एक बात मैं पूछना चाह रहा था कि इफ नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, और आप कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन चेंज भी नहीं हुआ, लेकिन इंस्ट्रक्शन को सर एक मिनट सर, ठीक है सर, एक बार जरा 9 खोलिएगा, जीएसटीआर 9, और इसमें टेबल 13 पे आइए। और 13 भी ऑप्शनल है ये टेबल? नहीं, एक बार ऑप्शनल, मैं कहता हूँ मैंडेटरी है। चलिए अंदर आइए सर, इसकी लैंग्वेज पढ़िए। 13 जो है, 13 कहता है आईटीसी अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अब इसका एकदम लिटरल इंटरप्रिटेशन बताइए। आईटीसी अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मैं करंट ईयर क्या जीएसटीआर 9 फिल कर रहा हूँ, तो मतलब और ये कहता है 22-23 का 23-24 में क्लेम किया। नहीं, मतलब इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि आईटीसी अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो अब ये ड्राफ्टिंग एरर है। हाँ वो तो है, अगर अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद किया जाए तो ड्राफ्टिंग एरर नजर आएगा। बिल्कुल है, तो ऐसा नहीं है सर, क्लैरिफिकेशन भी आ गया है सर, वो तो क्लैरिफिकेशन भी आ गया कहता है ना सर कि यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में हम जो आईटीसी 3B में क्लेम करेंगे वही दिखानी है, टेबल 12 वही दिखाना है ना। इसके ऊपर भी मुझे नोटिस आ चुका है, वो इसके ऊपर भी मुझे नोटिस आ चुके हैं। तो सर नोटिस तो किसी भी पॉइंट पे आ सकता है, हमारा केवल सर आप के सर आपने ऐसा बोला 22-23 का क्रेडिट 23-24 में लिया, वो फिगर डालना है, लेकिन यहाँ तो वो फिगर डालना है जो हमने नेक्स्ट ईयर सब्सिक्वेंट ईयर में क्लेम किया है। अच्छा ये सही है सर, डालना वही है। अवेल्ड नेक्स्ट ईयर, पता नहीं मुझे है ना, कभी समझ में नहीं आया ढंग से ये। नहीं, इनकी लैंग्वेज ये बहुत सजेस्ट करती है कि आईटीसी अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल, लेकिन आप उसका टाइटल देखिएगा जो है पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो वो वही है, मतलब वही है कि जो आईटीसी हमने नेक्स्ट ईयर अवेल की है वही शो करना है। लेकिन अगर उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन में 13 का, तो वो ये कहता है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की आईटीसी को यहाँ पे जो इस साल अवेल की है उसको रिपोर्ट करो। जितेंद्र जी जो कह रहे हैं मिस इंस्ट्रक्शन को नॉट फॉलो करना मिस स्टेटमेंट है, आई थिंक दैट इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन इज कैनॉट बी सप्रेशन, कैनॉट बी फ्रॉड, कैनॉट बी मिस स्टेटमेंट। नहीं, मिस स्टेटमेंट मैंने बोला है, मिस स्टेटमेंट मैंने ये नहीं बोला है कि विथ इंटेंशन टू इवेड टैक्स, मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया है, जस्ट मिस स्टेटमेंट। हाँ, लेकिन मैंने इंस्ट्रक्शन अगर फॉलो नहीं किया, हाउ कैन इट बी ए मिस स्टेटमेंट? ऑफ कोर्स मिस स्टेटमेंट, आपको रिकॉर्ड्स कुछ फिगर्स मांगी है आपके पास, वो आपने नहीं दिए उसमें, तो वो मिस स्टेटमेंट है, या फिर सप्रेशन भी कह सकते हैं, बट विदाउट इंटेंशन टू इवेड टैक्स। ओके, चलिए, एनी अदर क्वेरी, फिर कंक्लूड करें। सर एक छोटा क्वेश्चन है। हाँ बख्शी, इम्पोर्ट के बारे में, इम्पोर्ट का आईटीसी अगर गलती से रह गया है तो उसको 9 में कहाँ दिखा सकते हैं सर? मतलब परमानेंटली रह गया, 30 नवंबर के बाद भी रह गया? हाँ शायद ऐसा हुआ है सर। नहीं कोई बात नहीं, ये पहले बताइए कि 3B में क्लेम किया था? नहीं क्लेम किया। नहीं क्लेम किया सर। तो क्लेम नहीं किया तो आईटीसी कैसे मिलेगा? जिस ईयर में क्लेम करेंगे उस ईयर की 3B में उसको उसमें शो कर दीजिए। अच्छा, ये साल में कर सकता हूँ मैं? बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री नहीं है ना? ओके 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 ओके। इंपोर्ट का तो वही टेबल 8 में एक जगह पर डिफरेंस आएगा आपका नेक्स्ट ईयर में। हाँ आएगा, तो वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा उससे। ओके ओके, टेबल 8 में दिखा दीजिए ना, वो वहाँ पे सर टेबल 8 ओपन कीजिए। टेबल 8 में सर वो ऑटो पॉपुलेट इस साल तो ऑटो पॉपुलेट होके आता है। हाँ, वहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके आता है सर, वही डिफरेंस आता है मेरे को। नेक्स्ट ईयर में इनको दिक्कत आएगी जो ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। हाँ, क्योंकि वो अच्छी खासी अमाउंट है इसके लिए सर। नेक्स्ट ईयर में आपको एक्सप्लेन करना। नहीं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स टाइम बार्ड क्यों नहीं है सर उसका? उधर लिखा नहीं, इनवॉइस लिखा है, डेबिट नोट लिखा है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में, बिल ऑफ एंट्री नहीं लिखा है। वो एक्चुअली टाइम बार्ड उसी के लिए सर जो जीएसटीआर 2B के थ्रू फ्लो हो रहा है। ये दिस इज नॉट फ्लोइंग थ्रू जीएसटीआर 2B। करेक्ट सर, करेक्ट। 16 लिखेंगे ना सर, नहीं लगेगा इसमें सर, इनवॉइस डेबिट नोट है।
नहीं सर, आई डू नॉट एग्री कि जो B2B के थ्रू फ्लो हो रहा है उसी के लिए 16.4 है। 16.4 इवन URP टू RP के लिए भी एप्लीकेबल है। बिल ऑफ एंट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बिल ऑफ एंट्री के लिए नहीं। अच्छा चलिए पढ़ लेंगे हम लोग, मुझे छोड़ दीजिए सर। सर टेबल 8 एक मिनट ओपन कीजिए सकते हैं टेबल 8। हाँ जी सर, 7 आ गया। ये राइट। हाँ, इसमें जो इन्होंने बोला नीचे इंपोर्ट वाला नीचे आएगा। हाँ तो वहाँ का ऑटो पॉपुलेट होगा सर, जब आप क्लेम करें तब आएगा ना। हाँ क्लेम कर रहे हैं वो ऑटो। ठीक है फिर यस सर कंक्लूड करें। जी चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर अगेन गाइडिंग अस टू दिस GSTR 9 जर्नी एंड टू फॉलो this advisory or not to follow this advisory. We are not saying anything on that. It is your call. If you want to follow, you follow. If you don't want to follow, you do not follow. It depends upon, again, thank you sir, thank you so much. सर ये नया जो उन्होंने भेजा था वही भेजिएगा, वो नीचे पैराग्राफ वाला, लास्ट पैराग्राफ वाला। सर कल का सेशन कल का फ्राइडे का मैं व्हाट्सएप में बता दूँ। अच्छा सर, ठीक है, ओके जतन सर। ओके, थैंक यू सर, नमस्ते सर।